बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अल्टरनेट करंट जनरेटर। जब कभी जो अपने घर में सिग्नल्स आता है, जो भी अपने घर में लाइट आता है, बिजली आता है, इलेक्ट्रिक, वो जो होता है वो यही होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो अल्टरनेट करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा, इसको किस तरह से बनाया जाता है उसी का एक तरीका आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र में जो मेन पार्ट है वो ये कुंडली है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस कुंडली के पास कुल जो फेरे हैं वो कुल नंबर ऑफ फेरे कितने हैं, मान लेते हैं n है, तो n फेरों का एक कुंडली यहाँ पे लिया हुआ है। और वो जो कुंडली है वो दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। मतलब समझिए कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड में इस कुंडली को रखा हुआ है और यहाँ पर इस कुंडली को घुमाते हैं। अब देखिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग फ्लक्स में चेंज करेंगे, जैसे कोई एक लूप है, जैसे अभी एक तरह का क्या हो गया, लूप हो गया, जब कभी भी हम लोग किसी भी लूप के क्रॉस फ्लक्स में चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस होता है, EMF। और वही जो EMF इंड्यूस होता है उसी इंड्यूस्ड EMF को हम लोग यहाँ से पास करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा गया है प्रत्यावर्ती EMF। तो जो भी यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है वही इंड्यूस्ड EMF को हम लोग एक तरह से प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती EMF के रूप में जानते हैं, यानी अल्टरनेट वोल्टेज या अल्टरनेट करंट। तो मेन यहाँ पर फ्लक्स चेंज करना होता है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज करेंगे तो वहाँ पर EMF इंड्यूस होगा और वही जो EMF इंड्यूस होता है वही जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती EMF, जो हमारे यहाँ पे सप्लाई, जो अपने घर में सप्लाई किया जाता है। तो वो किस तरह से बनता है उसी का एक यहाँ पर आपको आइडिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो यहाँ पर ये कुंडली है, इस कुंडली को घुमाया जाए जगह पर। जब इस कुंडली को घुमाना स्टार्ट करेंगे तो कुंडली को घुमाने की वजह से फ्लक्स में चेंज होता है। अब कुंडली को घुमाने की वजह से फ्लक्स में किस तरह का चेंज होता है वही बात आपको यहाँ पर समझना है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस समय आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये धुरी है, जो ये एक्सिस है, अक्ष है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस के लिए कोई एक समतल है तो समतल के लिए जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, उस समतल के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर ये कुंडली है तो इस कुंडली के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एरिया रहेगा। तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह का लूप हो गया, जो यहाँ पे कुंडली है मान लीजिए कुंडली हो गया और इस कुंडली में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है। तो इस कुंडली के लिए, इस समतल के लिए एरिया कहाँ रहेगा, एरिया इस समतल के परपेंडिकुलर रहेगा बाहर की तरफ। तो एरिया जो रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, जैसा आप देख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, मतलब दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 90। लेकिन जब मैं इस कुंडली को घुमाना शुरू करूँगा इस तरह से, तो देखिए ये जो समतल होता है, इसी समतल के लंबवत जो होता है वो एरिया होता है। जो एरिया यानी क्षेत्रफल का दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो हमेशा समतल के परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये ऐसा रहेगा तो इस तरह से बना हुआ रहेगा। लेकिन जब इसको हम ऐसा घुमाना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने घुमा के इसको ऐसा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये घूमेगा यहाँ से, ये जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूमेगा वो मान लेते हैं ओमेगा है, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब आप इसको इस कॉइल को ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ऐसा हो गया, तब देखिए समतल अगर यहाँ पर आ गया तो एरिया इधर हो जाएगा। अब अगर एरिया इधर हो गया, फील्ड भी इधर ही है, दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब आप इस कॉइल को यहाँ से घुमाना स्टार्ट करेंगे तो जो एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच के एंगल हमेशा क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा। तो किसी टी टाइम में ओमेगा जो है इसका समझिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो किसी टी टाइम में जब इसको आप ओमेगा से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो जितना ये एंगल घूमेगा थीटा, उसको लिखा गया ओमेगा टी। तो थीटा वो कोण है जिस कोण से ये कुंडली जो है वो घूमा, कितने समय में, टी समय में, कितने फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा से। तो थीटा को लिखा गया ओमेगा टी। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो हो जाएगा BA cos ओमेगा टी। तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला, BA cos ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से कुंडली क्या हो रहा है, घूम रहा है।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बात किया, अभी कुंडली इस तरह से है तो इसका एरिया बाहर की तरफ है, लेकिन जब ये कुंडली घूमना स्टार्ट करेगा तो जो एरिया का दिशा है वो क्या होने लगेगा, बदलेगा। इसका मतलब कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यही रहने वाला है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर ही रहेगा। लेकिन जब ये कुंडली यहाँ से घूमना शुरू करेगा तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या रहा होगा, बदल रहा होगा, परिवर्तित हो रहा होगा। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल बदलेगा तो एंगल बदलने का मतलब होता है क्या चेंज होगा, फ्लक्स। और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्रॉम द फैराडेज लॉ, जब कभी भी किसी भी कुंडली के क्रॉस फ्लक्स में चेंज होता है तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। और हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला होता है d∅/dt। तब इसको लिखेंगे -d/dt ऑफ, ये हो जाएगा BA cos ω t। अब B और A, क्योंकि यहाँ पे कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, तो हम लोग इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखा जाएगा -ND/dt ऑफ BA cos ω t। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का माइनस साइन होता है, वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, t का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा वही बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा NBA ओमेगा, कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको लिखा गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, इसको लिखा गया E E0 साइन ओमेगा t। यहाँ जो E0 है, इस E0 को बोलते हैं, जो ये ईएमएफ है, इस ईएमएफ का जो अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या लिखा गया है, E0। जैसे यहाँ पर देखिए साइन फंक्शन है, जब आप साइन का वेव फॉर्म बनाते हैं, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। अगर साइन 0 0 है मतलब वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट होगा तो किस तरह से बनेगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट, मतलब प्रत्यावर्ती। तो ये हो गया अल्टरनेट, क्योंकि इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। यहाँ से यहाँ का जो समांतराल होता है वो t/2 होता है, यहाँ से यहाँ भी कितना होता है, t/2, टोटल टाइम t होता है, यहाँ से यहाँ पे t/2, वैसे t/2 से t भी कितना हो जाएगा, t/2। तो जो ये हुआ, ये इसी को लिखा जाता है E0। 0 के ऊपर है तो प्लस E0, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस E0। तो जब ये कुंडली लगातार ऐसा घूमते रहेगा तो लगातार घूमने की वजह से लगातार किस में चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। लगातार जब फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ, और उस ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, जहाँ पर NBA ओमेगा को हम लोग E0 लिखते हैं, जो ईएमएफ का अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है। आगे जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और बताया जाता है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब ये जो यहाँ पर होता है कुंडली, ये कुंडली जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस आवृत्ति से घूमता है, वही हम लोग यहाँ पर जो हमारे घर में सिग्नल आता है उसके बारे में बात करते हैं। जिससे अपने घर में जो सिग्नल आता है उसका जो अधिकतम वैल्यू, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज़। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुंडली है वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा होगा, 50 बार। जैसे अगर घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, ये घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसा घूमेगा इस तरह से यहाँ तक, तो ये हो गया 1। इसी तरह से कितने साइकिल्स कंप्लीट करेंगे, 50 साइकिल्स 1 सेकंड में। तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज़ होता है, यानी इस तरह के 50 साइकिल्स पर सेकेंड बन रहे होते हैं।